साथियों नमस्कार। भारत माता की जय, वंदे मातरम। हल्दी घाटी का युद्ध 450 वर्ष पूर्व आज के राजस्थान अरावली की पहाड़ियों में हुआ था। महाराणा प्रताप ने मुग़लों के दांत खट्टे कर दिए थे। अकबर तरसता ही रह गया कि कभी मैं महाराणा प्रताप से मिल पाऊँ, नहीं मिल पाया, कभी नहीं। और हमारे कुछ बुद्धिजीवी वर्ग जो कि तर्क वितर्क करके किसी भी इतिहास के विषय को भी कुछ अलग ही विमर्श में लेके चले जाते हैं, कुछ अलग ही नैरेटिव गढ़ देते हैं। ऐसे बुद्धिजीवी, उसमें अधिकतर वामपंथी जो हैं, उन्होंने इतिहास को ऐसे गढ़कर बताया समाज को। इसी परिप्रेक्ष्य में अनुराग सक्सेना का एक लेख आपके समक्ष रखता हूँ कि वामपंथी झूठ किस प्रकार से उसकी परतें अब धीरे धीरे उगड़ रही हैं। वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप भारतीय इतिहास के सर्वकालिक महानायक हैं। प्रताप एक आदर्श महापुरुष थे जिनमें आश्चर्यजनक रूप से कई गुण समाहित थे। वे योग्य और आज्ञाकारी पुत्र, प्रजापालक राजा, जन जन के चहेते, कुशल योद्धा, विलक्षण रणनीतिकार, अद्भुत कूटनीतिज्ञ, दृढ़ प्रतिज्ञ, संघर्षशील नायक, प्रेरणादायी नेतृत्वकर्ता, सच्चरित पुरुष, सत्यनिष्ठ मित्र, क्षमाशील पिता तथा बेहद कठोर प्रशासक थे। अपने जीवन काल में ही प्रताप की कीर्ति पताका समस्त आर्यावर्त में फहराने लगी थी। आज पूरे विश्व में प्रताप के शौर्य, त्याग, संघर्ष और स्वातंत्र्य प्रेम का यशस्वी शंखनाद गुंजायमान है। ऐसे कठिन और प्रबल शब्दों का उपयोग महाराणा प्रताप, छत्रपति शिवाजी महाराज ऐसे वीर पुरुषों के लिए ही हो सकता है। झूठे अंग्रेजों से लेकर वामपंथी इतिहासकारों तक जो विमर्श गढ़ने का प्रयास किया गया, उसमें अपनी सत्ता को वैध स्वरूप देने के लिए अंग्रेजों ने दिल्ली को केंद्र में रखकर इतिहास लिखा कि कलकत्ता से लेकर दिल्ली चले गए, अपनी राजधानी लेके चले गए और फिर दिल्ली को ही केंद्र में रख के सारे इतिहास को उन्होंने गढ़ दिया कि जो वहाँ पे राजा था वही राजा था, उसके अलावा कोई भी देश में राजा नहीं था। और शेष भारत को दिल्ली से शासित बताया, जैसे आज है कि दिल्ली केंद्र की सरकार का राजधानी है और आज पूरे भारतवर्ष में जो ढांचा है उसमें दिल्ली केंद्र की राजधानी कही जाती है। तो इसके लिए ब्रिटिश काल में 2 इतिहास अनुसंधान केंद्र भी खोले गए। पहला था अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, आप समझ ही सकते हैं कैसा रहा होगा, और दूसरा इलाहाबाद विश्वविद्यालय। अलीगढ़ मुस्लिम विद्यालय में मुस्लिम अध्ययन के लिए शोध पीठ की स्थापना कर मोहम्मद हबीब, जो कि इरफान हबीब के पिता थे, उनको, तथा इलाहाबाद विश्वविद्यालय मुस्लिम अध्ययन पीठ का अधिष्ठाता ब्रिटिश अधिकारी LF फ्रेडरिक रसब्रुक विलियमसन को बनाया गया। भारतीय इतिहास के विकृतीकरण की प्रक्रिया यहीं से शुरू हो गई, जिसे आज़ादी के बाद आगे बढ़ाया गया। वामपंथी इतिहासकारों, साहित्यकारों ने कभी साहित्य रचनाओं द्वारा, कभी किंवदंतियों या कभी झूठी कहानियों का सहारा लेकर प्रताप के जीवन के सकारात्मक पक्षों को धूमिल कर उन्हें पराजित, भगोड़ा, अनुभवहीन और निराशा में डूबा हुआ चित्रित करने का दुस्साहस किया गया है। वामपंथी इतिहासकारों ने भारतीय राजाओं की विजय को कहानियों में हमेशा पराजय की कहानी करके बताया है। इसमें मेवाड़ का इतिहास भी था, जो 13वीं से लेकर 15वीं सदी में उत्तर भारत का प्रमुख हिंदू इतिहास था। इसे भी दिल्ली केंद्रित लिखकर मेवाड़ की सत्ता को ही नकार दिया गया। महाराणा प्रताप को महान पराक्रमी लिखकर भी उन्हें मुगलों से पराजित बताया गया, जबकि अकबर के दरबारी अब्दुल कादिर बदायूनी और मुगल इतिहासकार मोतमिद खान ने लिखा कि हल्दी घाटी में मेवाड़ की सेना ने मुगल सेना को न सिर्फ पराजित किया बल्कि इतना डरा दिया कि वह मानसिक रूप से युद्ध करने की स्थिति में था ही नहीं। साहित्यिक झूठ यह कि अकबर ने प्रताप को जंगल में छुपकर दाने दाने के लिए मोहताज कर दिया था, उन्हें घास की रोटियां खानी पड़ी। वास्तव में मेवाड़ में मुसीबत मुगलों की थी, न कि प्रताप की। अकबर की सेना प्रताप की सेना से लड़ न सकी और हल्दी घाटी से भागकर गोगुंदा में कैद की तरह जाके रही, कैदी की तरह। वहाँ राशन की जो सामग्री थी
वह भी नहीं पहुंच पाई तो घोड़े को मारकर खाना चालू किया, चूहों को मारकर खाना चालू किया। जब ये खत्म हो गए तो जंगली आम खाए, जिसमें दस्त लगने से कई सारे सैनिक बीमार पड़ जाते थे और मर भी गए बहुत सारे। मानसिक रूप से टूटी सेना को आखिरकार अजमेर बुलाना पड़ा। पराजय का घाव इतना गहरा था कि अकबर ने अपने सेनापति मान सिंह और आसफ खान की जो ड्योढ़ी भी माफ कर दी थी। वामपंथी इतिहासकारों ने यह झूठ भी फैलाया कि प्रताप के पास जीवन यापन या युद्ध के लिए संपत्ति तक नहीं थी, जबकि मेवाड़ शुरू से ही समृद्ध रहा। यहाँ सीसा, जस्ता और चांदी की खदानों से प्रागैतिहासिक काल से ही धातु प्रसंस्करण करने का ज्ञान स्थानीय लोगों को था। इसमें विशेषकर भील समाज के किमियागार जो धातु विज्ञान में एकदम कुशल थे। वामपंथी इतिहासकारों ने अकबर को महान बताया, जबकि वह किसी भी दृष्टि से किसी योग्य था ही नहीं। प्रताप ने जहां अब्दुल रहीम खान खाना के हरम की महिलाओं को माता समान बताकर उनकी ससम्मान सुरक्षित वापसी सुनिश्चित की थी, वहीं अकबर आगरा में मीना बाजार लगाकर हिंदू स्त्रियों को अपनी हवस का शिकार बनाया करता था। यह अकबर का आचरण था उस समय का। आप जानेंगे तब आप इसको समझ पाएंगे। वह मात्र कट्टरपंथी ही नहीं था, अत्याचारी भी था। कौन? अकबर। 1567 से लेकर 68 तक चित्तौड़ में जहाँ पर विजय प्राप्त हुई तो उसके बाद जो चित्तौड़ की विजय के बाद अकबर द्वारा 30,000 निर्दोष अबला, वृद्ध, हिंदू स्त्री और पुरुषों का नरसंहार इसका प्रमाण है। अबुल फजल ने अकबरनामा में अकबर द्वारा गाली गलौज करने के कई प्रसंगों का वर्णन भी किया है। हल्दी घाटी का युद्ध 3 चरणों में लड़ा गया था, जो लगभग 5 घंटे चला। प्रथम चरण प्रातः 8 बजे के बाद आरंभ हुआ, जिसमें हल्दी घाटी के मुहाने से प्रताप की सेना ने आक्रमण किया। इसमें हरावल के बाईं ओर से हकीम खान सूर सैनिकों के साथ आगे बढ़ा और मुगल सेना के दाईं ओर टूट पड़ा। इसमें मुगल सेना पहले ही धक्के में बिखर गई और लगभग 5 से 7 किलोमीटर दूर बनास नदी के पास चली गई। वहां अकबर की ओर से कछवाहों के राजपूत सैनिकों ने मेवाड़ की सेना के लिए मोर्चा खोला। मेवाड़ की सेना के दबाव से मुगलों की राजपूत टुकड़ी लगभग पौना कोस पीछे भागकर बनास के दक्षिणी किनारे पर पहुंच गई। भागने में इतना आगे। जहां तीसरे चरण का युद्ध हुआ, मुगल सेना की मदद के लिए मेहतर खान ने भागी हुई सेना को वापस बुलाया और सुरक्षित सेना लेकर आया। यहाँ भीषण युद्ध हुआ, जिसमें झाल, बीड़ा, मान सिंह और हकीम खान सूर वीरगति को प्राप्त हो गए। युद्ध के दौरान तेज बारिश के बीच दोपहर के बाद युद्ध समाप्त हो गया। युद्ध में इतना खून बहा कि युद्ध मैदान में बनास नदी का पानी जो पानी भर गया था वह लाल हो गया, जिससे इसका नाम रक्त तलई कहा जाता है। हल्दी घाटी युद्ध का जो दौर था उसके परिप्रेक्ष्य में यह झूठ लिखा गया कि युद्ध में अकबर की सेना विजयी रही, पूरी तरह से दूर। लेकिन इसका कोई प्रमाण ही नहीं है। युद्ध के बाद प्रताप ने सेना के साथ कोलियारी गांव में डेरा डाला तथा घायलों की सेवा की। मेवाड़ सैनिकों के साथ भील सैनिकों ने चारों ओर पहाड़ी नाकों व रास्तों की नाकाबंदी कर दी थी। मेवाड़ के पर्वतीय क्षेत्र में किसी का प्रवेश संभव ही नहीं था। भील सैनिकों की सहायता से मुगल सेना की राशन की आपूर्ति भी काट दी गई। दरअसल युद्ध के अगले दिन 19 जून को मेवाड़ की सेना के अचानक आक्रमण की आशंका से भयभीत मुगल सेना के साथ मान सिंह जब गोगुंदा पहुंचा तो वह पूरी तरह खाली था। उसे गोगुंदा जाने वाले मार्ग पर स्थित राणा के महलों में कुछ रक्षक और मंदिरों में पुजारी आदि दिखे। बदायूनी ने लिखा है कि दूसरे दिन हमारी सेना ने वहां से चलकर रणखेत को इस अभिप्राय से देखा कि हर एक ने कैसा काम किया था। फिर दर्रे घाटी से हम गोगुंदा पहुँचे, जहाँ राणा के महलों के कुछ रक्षक तथा मंदिर वाले, जिनकी संख्या 20 थी, हिंदुओं की पुरानी रीति के अनुसार अपनी प्रतिष्ठा के निमित्त अपने अपने स्थानों से निकल आए और सब के सब लड़कर मारे गए। अमीरों का यह भय था कि रात के समय कहीं राणा उन पर टूट पड़े, तब इसलिए अपनी रक्षार्थ उन्होंने सब मोहल्लों में आड़ खड़ी कर दी और गांव के चारों तरफ खाई खुदवाकर इतनी ऊंची दीवार बनवा दी कि सवार उसको फांद न सके। फिर वे मरे हुए सैनिकों और घोड़ों की सूची बादशाह के पास भेजने की तैयारी करने लगे, जिस पर सैयद अहमद खान बारहा ने
कहा, ऐसी फेहरिस्त बनाने से क्या लाभ? मान लो कि हमारा एक भी घोड़ा आदमी मारा नहीं गया, इस समय तो खाने के सामान का बंदोबस्त करना चाहिए। इस पहाड़ी इलाके में न तो अधिक अन्न पैदा होता है और न बंजारे आते हैं, और मुगल सेना भूखों मर रही है। इस पर वे खाने के सामान के प्रबंध का विचार करने लगे। फिर वे एक अमीर की अध्यक्षता में सैनिकों को इस अभिप्राय से समय समय पर भेजने लगे कि बाहर जाकर अन्न कहीं से लेकर आएं और पहाड़ियों में जहां कहीं लोग एकत्र मिले उनको कैद कर लें। मुगल सैनिकों को इन हालात में जानवरों का मांस और मेवाड़ की पहाड़ी क्षेत्रों में बहुतायत से पैदा होने वाले कच्चे आम खाकर निर्वहन करना पड़ा, जिसमें उनमें से अधिकांश सैनिक बीमार पड़ गए और बीमार पड़ने के बाद धीरे धीरे कुछ लोग मर भी गए। तो इस प्रकार से हल्दी घाटी युद्ध की जो एक झलक थी, जो एक बात थी, जो कि वामपंथी इतिहासकार कभी इसको नहीं बताते, वो दिल्ली आधारित ही अपनी बातें रखते हैं, वह आपके सामने रखने का प्रयास था। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।